गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा काउंटिंग फिगर, आकृति गिनना। आकृति गिनने के जो प्रश्न हैं इनके अंदर आपके कई तरह की आकृतियां गिनने के लिए आपको दी जाती हैं। जैसे आपको कहा जाता है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, या दी गई आकृति में कितने आयत हैं, या दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आकृति गिनना पॉइंट हम स्टार्ट करें, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पिछली क्लास में जो घनपासा चैप्टर हमने किया था उसमें कुछ स्टूडेंटों का कहना था कि सर लास्ट में एक चीज़ आपने बताई थी, कम से कम एक फलक रंगीन छोटे घन कितने होंगे। कम से कम एक फलक रंगीन छोटे घन, या अगर अपन ये कहें कि प्रश्न में कम से कम जो एक लाइन है, इस लाइन की वजह से जो घन छोटे गिने गए उनकी संख्या में बढ़ोतरी क्यों हुई, वो थोड़ा सा स्टूडेंट समझना चाह रहे थे। कल की क्लास में बताया जरूर था मैंने, मगर स्टूडेंटों की शिकायत थी सर उस टाइम पे कुछ वीडियो बफरिंग कर रहा था, जिस वजह से वो पॉइंट हमारे इतना अच्छा क्लियर नहीं हुआ। तो मान लीजिए जैसे इस प्रश्न को अगर हम दोबारा लेते हैं और यदि हमारे पास एक बड़ा घन 8 सेंटीमीटर का है, उसमें छोटे घन 2 सेंटीमीटर के हम काट रहे हैं, तो जो n है यानी विभाजन है वो कितना हो जाएगा, 4। जब विभाजन होगा ना अगर, तो हम जानते हैं कि एक रफ स्थिति हम एक फलक के जो अपने सामने रखेंगे उसमें हम 4 भाग इस तरह से दिखाएंगे। 4x4 की टेबल हम इसके अंदर बना देते हैं। कलर की बात ऐसी है कि कम से कम एक फलक रंगीन हो, तो कम से कम एक भी फलक रंगा हो उसका मतलब है, देखो कम से कम का शब्द अर्थ समझ लो आप। तो अगर केवल एक फलक रंगीन गिनने के लिए कहता तो हम गिनते इन्हें, ये होते हैं एक एक फलक वाले। कोने वाले होते हैं 3-3 फलक वाले, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। और ये जो किनारों पर 3 फलक को छोड़ने के बाद जो ये होते हैं किनारों पे, ये कैसे होते हैं, 2-2 फलक वाले, ठीक है ना। ये 3 तरह के रंगे हुए घन होते हैं, कोने पे 3 फलक, किनार पे 2 फलक, और फलक के बड़े घन के फलक के मध्य में जो होते हैं वो होते हैं एक फलक रंगीन छोटे घन, ठीक है। अब केवल एक फलक रंगीन कहे, केवल एक फलक रंगीन कहे तो होंगे ये वाले, ये हैं केवल एक फलक। केवल एक फलक रंगीन छोटे घन हैं ये। बड़े घन की फलक में एक एक फलक वाले ये छोटे घन हैं 4, और बड़े घन में ऐसी फलकें होती हैं 6। बड़े घन में ये जो एक फलक हमने बनाई है इस तरह से कितनी फलकें होती हैं, 6 होती हैं। और एक बड़े घन की इस फलक पर एक एक फलक छोटे घन कितने हैं, 4। अगर एक पर 4 हैं तो 6 फलकों पर मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 24। अब इस प्रश्न पे आइए कि अगर केवल शब्द ना हो करके, कि भाई इसमें तो आपके क्या था, केवल शब्द था, केवल ना होकर के कम से कम एक भी फलक रंगीन हो, वो अगर गिनने हो तो अब वो समझ लो आप। अगर केवल शब्द का प्रयोग है, अगर ये 2-2 वाले थे, एक बार इनको वापस लिख देता हूं मैं। अब हम बात कर रहे हैं कम से कम एक फलक रंगीन छोटे घन की। तो देखो कम से कम एक फलक रंगीन छोटे घन का एरिया क्या है वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। ये पूरा है, कम से कम एक भी फलक रंगी हुई मिले वो घन है ये सभी के सभी। कैसे भाई, ऐसे हुआ कि इन्हीं की एक फलक रंगी हुई नहीं है, कम से कम एक फलक तो इसकी भी रंगी हुई है। 3 फलक वाला ये छोटा घन है, इस छोटे घन में 3 फलकें रंगी है कोने पे स्थित होने की वजह से। मगर
3 फलक रंगी है तो कम से कम एक तो इसकी भी रंगी है ना, कम से कम एक तो इसकी भी रंगी है, कम से कम एक तो इसकी भी रंगी है, कम से कम एक तो इसकी भी रंगी है। कम से कम एक फलक अगर कहता है तो कम से कम का मतलब है एक अगर कहा है तो एक से ऊपर वाले भी वैलिड हैं। जैसे मैं आपको एक सामान्य भाषा में अगर ये बोलूं, वैकेंसी कोई निकली और उसमें क्वालिफिकेशन बोली गई कि कम से कम 10th पास इस फॉर्म को भर सकता है, तो अगर कम से कम 10th पास जब कहा जाता है कि मिनिमम 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आप इसका अर्थ अच्छी तरह समझते हैं कि अगर कम से कम 10th पास यदि अप्लाई कर सकता है तो 10th पास कम से कम कहा तो 12th या ग्रेजुएट तो अपने आप भर सकता है फिर। यानी कम से कम कहने का मतलब यह है इसके ऊपर वाले सब वैलिड हैं, सब काउंटेड हैं, सब योग्य हैं उस चीज को फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो कम से कम का मतलब है कि यह होना चाहिए, इससे ऊपर हो तो भी काउंटेड किया जाए। तो कम से कम क्या होना चाहिए यहां पर, एक फलक। अब कम से कम अगर एक कहा तो 2 वाला अपने आप गिना जाएगा, 3 वाला अपने आप गिना जाएगा। कम से कम जो शब्द है उसका अर्थ होता है इससे ऊपर वाले सारे वैलिड हैं, कि अगर कम से कम 10th पास चाहिए तो इससे ऊपर वाले सब उस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो एक फलक वाले तो आप ले ही लेंगे कि ये 4 हमें दिख रहे थे, तो 4 6 24, कि भाई 4 दिख रहे थे तो 6 से गुणा क्यों किया, क्योंकि बड़े घन की एक फलक पे 4 हैं तो 6 फलकों पे 24 हो गए ना, 4 6 24। ऐसे ही 2 फलक वाले भी ले लोगे आप, 2 फलक वाले भी आप लोगे तो आप बोलोगे एक किनार पे 2 हैं तो 12 किनारों पे 12 दूनी 24। 3 फलक वाले का तो सीधा है 8, और टोटल कम से कम एक फलक रंगीन छोटे घन कितने हो जाएंगे, 24 24 48 48 और 8 56। हालांकि कल जो क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था वो थोड़ा अलग था, उसमें क्या था, रंगों के आधार पर भी था कि एक फलक लाल रंग से रंगे हुए, कल इस तरह का प्रश्न था। हालांकि कम से कम एक फलक और वो भी लाल रंग से हो, तो कल कैसा प्रश्न था, कल क्या था कि यहां पर जो कलर थे ना आपके, उसमें ऐसा था कि जैसे लाल कलर तो सामने की तरफ है तो पीछे भी लाल कलर है, लाल कलर अगर सामने है तो लाल कलर पीछे भी है, अगर काला कलर दाईं तरफ है तो काला जो कलर है वो बाईं तरफ भी होगा। ठीक है, और एक नीला कलर अगर ऊपर की तरफ है तो नीला कलर नीचे भी होगा। कल एक्यूरेट प्रश्न इस तरह का था। अब इसमें अगर हम ये कहते हैं कम से कम एक फलक लाल रंग से रंगे हुए हों, तो कम से कम एक फलक लाल रंग वाले हैं ये वाले, कम से कम एक फलक लाल रंग से रंगे हों तो ये भी हैं, और एक एक फलक लाल कलर की तो इनकी भी होगी। तो कुल मिलाकर के हम लाल कलर की अगर स्पेशल बात कर रहे हैं तो हम ले लेंगे इन सबको, इन सभी में कम से कम एक फलक तो क्या होगी, लाल रंग की होगी। चाहे इसकी 3 है रंगी हुई, मगर कम से कम एक फलक तो किससे, इसकी लाल से है, तो 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16, और 16 लाल कलर एक एक फलक वाले अगर यहां हैं तो 16 ही कहां पर भी होंगे, पीछे भी होंगे। तो टोटल इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 32 होगा। ये वो एक्यूरेट प्रश्न था जो कल की क्लास में कराया था। मगर मुख्य चीज तो समझने की थी कि कम से कम शब्द का अगर प्रयोग किया जाए तो कम से कम अगर एक फलक कहा है तो एक फलक वाले ही नहीं, 2 और 3 वाले भी अभी हमने काउंट कर लिए। अब उसने लाल कहा था तो लाल वाले ही लिए, अब हमने ब्लू कलर के या ब्लैक कलर वाले नहीं लिए, कि 16 तो लाल लाल कलर के एक एक फलक जिनकी कम से कम रंगी है वो सामने थे और 16 ही पीछे थे, तो उत्तर कितना हो गया, 32 हो गया। तो ये तो जो है आपको अभी अपन ने डिस्कस किया कल की क्लास वाला पॉइंट। अब अपन अपने आज के पॉइंट पे आते हैं, आकृति गिनना। आकृति गिनने में हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे वर्ग। वर्ग देखो अगर काउंट करना है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ग की परिभाषा से, ठीक है ना। वर्ग की परिभाषा, तो वर्ग की परिभाषा है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों जो भुजा है, ये चारों भुजा ये बराबर हों, और हर भुजा पे जो कोण है
वो 90 डिग्री का बनता हो। हर भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनता हो और चारों भुजाएं बराबर हो तो उसे कहते हैं वर्ग। अब इस तरह की अगर आकृति आप गिनते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर एक वर्ग आपने देखा जिसके 4 बराबर भाग हो रहे हैं तो हमेशा वर्ग उसमें हो जाते हैं 5। उसमें वर्ग हो जाते हैं 5। 5 क्यों जाते हैं? 4 बराबर है तो 4 बराबर है, इसका मतलब वो तो वर्ग है ही। और जिस आकृति के अंदर है वो खुद भी एक वर्ग है, तो ये हो जाते हैं 5 वर्ग। ये ध्यान रखें ये भी होता है, घुमा करके रख दिया जाए ये भी वर्ग होता है। कई बार स्टूडेंट इनको गिनना भूल जाता है, ये भी वर्ग ही है, बस इसको घुमा करके रखा है इन्होंने कि इसमें ऐसे था बिल्कुल सीधा, और इसको घुमा के भी दिखा सकता है वो। तो वर्ग इस तरह से आप गिनेंगे। अब वर्ग अगर आप यहां गिने तो यहां पर आप कहेंगे 5। 5 कैसे भाई? 4 तो ये है ही और एक खुद बड़ा 5। 5 या आप इसके अंदर कहेंगे इसे भी, क्योंकि ये भी एक बड़ा जो वर्ग है उसके 4 बराबर भाग किए हुए हैं। तो उत्तर कितना हो गया इसके अंदर? 10। इसी तरह का और भी प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये प्रश्न, इस प्रश्न में भी आपके पास में ये जो है ये आप सीधे सीधे कह सकते हैं 5, क्योंकि अंदर 4 बराबर भाग हैं। यही चीज आप इस तरह में बड़ी साइज में यहां भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं 5 और इसके बाद में आप ये ले सकते हैं एक। ये कई बार स्टूडेंट भूल जाता है, इसे आप ध्यान रखें। तो ये लेते ही टोटल वर्ग इसमें कितने हो गए? 11 वर्ग। एक और इसी तरह का प्रश्न देख लो आप। ये प्रश्न है, इसमें अगर अपने को वर्ग बताने हैं वही चीज, ये जो है 5, इसके बाद ये जो है फिर 5 का, यानी 10 हो गए अब तक। 10 के बाद फिर ये जो है ये भी 5 का सेटअप है। 15 तो आपने ऐसे गिन लिए हैं। 15 के बाद अब ये वाले गिनेंगे हम, इस तरह के। इस तरह के कौन कौन से हैं? तो इस तरह का एक तो ये है, और कौन सा है? एक ये भी है। 2 इस तरह के भी हमारे पास। तो 15 में ये 2 जोड़ दें तो बराबर जो आंसर है वो हमें बोलना पड़ेगा इसके अंदर 17। ये उत्तर आपका हो गया ए वाला इसमें, ठीक है। कई बार हो सकता है कि ये जो लाइनें हैं वो पूरी तरीके से ना हो, कई बार प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है कि ये जो लाइन है ना ये पूरी नहीं आ रही यहां पे। अगर ये लाइन पूरी नहीं आ रही है तो आप ऐसे सीधे सेटअप के रूप में जो काउंट करते थे वो करोगे नहीं। आप ऐसे करोगे कि ये एक ही है, ये दूसरा है छोटा, और यहां पर ये पूरा बड़ा जो है एक ये ले लिया, तो ये 3 ही हुए इस बार, जबकि पहले 5 हो रहे थे, क्योंकि ये लाइन जैसे ही बढ़ जाती थी तो ये 2 भी जुड़ जाते थे। मगर अभी ऐसी स्थिति नहीं है, ये लाइन नहीं है। 3 के बाद यहां भी यही चक्कर है, 1 2 और ये बड़ा 3 का सेटअप है, क्योंकि इसमें ये वाली लाइनें नहीं है। इसके बाद में अब कौन से वर्ग हैं अपने पास में? इसके बाद जो वर्ग हमारे पास में है वो है ये वाला और ये वाला और इसमें ये वाला। तो 3 के सेटअप के ही इसके अंदर सारे हैं, तो टोटल इसके अंदर वर्ग कितने हो गए? 9 वर्ग हो गए। चलो थोड़ा सा पैटर्न इसके अंदर अब हम चेंज करते हैं। पैटर्न चेंज, ये वाला वर्ग गिनते हैं इसमें अपन। यहां देखो वर्ग जब अपन गिनेंगे तो ये जो साइड का वर्ग है
ये वर्ग बड़ी आसानी से हम गिन पाएंगे, हमें बड़े आसानी से इस तरह के जो वर्ग हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह के 10 वर्ग हैं। अब हम ये देखते हैं कि जहां पर 4 छोटे वर्ग मिला दें, यानी इस साइज के वर्ग, ये कितने हैं इसमें, और लास्ट में फिर हम ये वाला वर्ग भी जोड़ेंगे। कई बार ये भूल जाते हैं हम, मगर पहले इसके अंदर हम काउंट कर लेते हैं ये वाला कि इस तरह के बड़े कितने हैं। एक है, दूसरा है, और दूसरे के बाद में ये तीसरा है जो इतना बड़ी साइज में है, यानी 4 छोटे वर्गों को मिला करके है। 10 3 13 और 13 के बाद में इसे भूलना नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ये एक जोड़ते ही आपको मिल जाएंगे, इसमें 14 वर्ग है। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हम देखेंगे जिसमें कि ट्रिक अप्लाई करने पर ही प्रश्न का जो उत्तर है वो सटीक निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखें कि जब भी अगर ये मैट्रिक्स जो आकृति है, ये छोटे में हमने पढ़ा था 5 के रूप में, मगर जब हमारे पास इस तरीके से बड़ी बड़ी आकृतियां हो, मैट्रिक्स आकृतियां हो, अगर एक समान छोटे खाने हो, तो ऐसी स्थिति में आपको ट्रिक अप्लाई ये करनी है। ये ध्यान रखें, इसके अंदर जब वर्ग गिनेंगे अपन, तो ऐसे एक एक करके नहीं गिने कि ये एक वर्ग गिन लिया अपन ने, फिर उसके बाद इन चारों का सेटअप गिन लिया, ये 4 का सेटअप मिडिल में भी देख लिया, इधर राइट हैंड साइड से भी देख लिया। ऐसे अगर आप इसमें ढूंढेंगे तो वर्ग जो है काफी सारे छूट सकते हैं आपके, क्योंकि जब बहुत सारी लाइनें हैं तो ऊपर नीचे मिडिल से सब जगह से कोई ना कोई चौकोर हिस्से आपस में जुड़ करके नए नए वर्ग बनाते हैं, यानी कि वर्गों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है जब आकृति मैट्रिक्स हो। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें आप क्या करेंगे, जो पंक्तियां होती है, पंक्तियां कहते हैं इस तरह से देखना, ये पंक्तियां होती हैं, ये आप इन पंक्तियों को नंबर डाल दें कि भाई पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। ऐसे ही जो स्तंभ है, स्तंभ होता है ऊपर से नीचे देखना, कॉलम वाइज। तो कॉलम है 1 2 3 4। अब हमेशा मैट्रिक्स आकृति में टोटल वर्ग गिनना है तो आप क्या करें, अंतिम स्तंभ को अंतिम पंक्ति से गुणा करते हैं। ठीक है, अंतिम स्तंभ अंतिम पंक्ति गुणा आप कर देंगे 4 गुणा 4 16, फिर सेकंड लास्ट 3 से 3 को, उसके बाद थर्ड लास्ट से थर्ड लास्ट 2 गुणा 2 4। अब जैसे आपके पास में अगर लास्ट का खाना बच गया है तो इसे आप ऐड कर दें ऐसे। लास्ट में जो भी बिना पेयर के बच जाता है ना उसको आप ऐड कर दें। आप ये तो पेयर है ना, 4 से 4 का स्तंभ में, 3 से पंक्ति के 3 का, ये पेयर बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं, तब तक आप गुणा करेंगे। जब जोड़ा बनना बंद हो जाए तब बचे हुए खाने को आप प्लस कर दें। तो यहां पे उत्तर हो जाएगा 16 9 25, 25 4 29, 29 और 1 30 वर्ग हो गए टोटल। कई स्टूडेंट्स में क्या करते हैं, सर ये इसके अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हमारे पास 4 बाई 4 की टेबल है तो हम घटते हुए क्रम में वर्ग करते हैं कि 4 का वर्ग कर दिया 16, 3 का वर्ग कर दिया 9, 2 का वर्ग कर दिया 4 और 1 का वर्ग कर दिया 1। मगर उसमें आपके फिर मैट्रिक्स वाले सारे प्रश्न हल नहीं होंगे अगर आप इसको वर्ग वाले नियम से करते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 पंक्ति है जबकि स्तंभ 4 है, बराबर नहीं है इसमें। जब बराबर हो तो आपके वर्ग वाली टेक्निक भी काम कर सकती है, मगर हमारी जो पेयर वाली टेक्निक है वो तो मैट्रिक्स का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे उसमें 4 बाई 4 यानी कि बराबर की मैट्रिक्स हो पंक्ति स्तंभ में या ना हो, दोनों में काम करेगी। कैसे? अपनी टेक्निक ये है, आप पंक्तियों को नंबर डाल दें, स्तंभ को नंबर डाल दें और अब इनको गुणा कर दें आप, जितने पेयर बनते हैं उनको, कि अंतिम स्तंभ को अंतिम पंक्ति से गुणा कर दिया तो 4 तिया 12, फिर पेयर अंतिम सेकंड लास्ट स्तंभ, सेकंड लास्ट पंक्ति, 3 दूनी 6। अब आपके पास खाने कितने बच रहे हैं? 1 खाना, 2 खाने, जितने पेयर बनने थे बन गए। लास्ट में कितने खाने बचे हैं आपके पास में? 2 खाने, तो लास्ट में ये 2 ऐड कर दीजिए आप,
तो 12, 6 18, 18 और 2 20। इस तरीके से इसका जो उत्तर है वो आप ला सकते हैं। तो इस वाली टेक्निक में क्या है, प्रश्न कैसा भी आ जाए, सब तरह का प्रश्न हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक ये वाले प्रश्न का आंसर आप मुझे दीजिएगा। इस वाली मैट्रिक्स में कितने वर्ग हैं? फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर आप मुझे दें। चलो राजेश प्रजापति का मुझे आंसर दिखाई दे रहा है सबसे पहले 26। अंजलि का भी आंसर 26 है, धर्म सिंह का भी 26 है, केके का भी 26 है, ऋषिकेश भी 26 आंसर दे रहे हैं, धर्म सिंह का भी 26 है, धनपाल का 26 है, रामोतार का 26 है, अतर सिंह का 26 है। यानी सबका जो आंसर मिल रहा है वो एक मत होकर के और 26 आंसर मिल रहा है। हरिराम का भी 26, सुनील कुमार, रवि, सभी इसमें 26 आंसर दे रहे हैं और काफी तेजी से एकमत होकर के आंसर दिया। उससे ये चीज कंफर्म होती है कि वर्ग में अगर मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो गिनना आपके लिए काफी आसान होगा। करना क्या है, हमेशा मैट्रिक्स वाले प्रश्नों में पंक्तियों को नंबर देने और स्तंभ को नंबर देने। नंबर देने के बाद जो भी लास्ट है पंक्ति और स्तंभ, उनको गुणा कर देना है। तो 5 को 3 को गुणा कर देंगे तो 15 आया। फिर अगला जोड़ा सेकंड लास्ट 4 स्तंभ था, सेकंड लास्ट पंक्ति 2 थी, दोनों को गुणा कर दिया, 4 दूनी 8 कर दिया। अब जोड़े बनने थे जो वो बन गए। अब बिना जोड़े के एक ही साइड के अगर बच जाएं, एक ही सीट के अगर बच जाते हैं तो जितने खाने बचे हैं, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 3 खाने बचेंगे तो ये 3 खाने यहां जोड़ देंगे तो 15, 8 23, 23 और 3 26, 26 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। अब वर्ग गिनने में चलो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो जहां तक बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए, मगर एक प्रश्न और हम बेसिक वाला कर लेते हैं जिसमें कि हमें गिन करके फिर आंसर बताने पड़े। तो जैसे एक 10वें नंबर का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं। इसमें 10वें नंबर का ये प्रश्न है। इसमें आपके वर्ग हमें गिनना है। तो वर्ग गिनने के लिए अगर हम बाहर की तरफ से वर्गों को देखें तो हमें ये वर्ग जो दिखाई दे रहा है ये हमें हर साइड पे दिखाई देगा। ये हमें तो हम ये कह सकते हैं 4 वर्ग तो हमारे हो जाते हैं बाहर की तरफ ये वाले। ठीक है ना। 4 वर्ग के बाद में आप अब इस लाइन से भी वर्ग ढूंढ सकते हैं। ये देखिए, क्या ये एक है या हर साइड पर इस तरह की लाइन से वर्ग है? तो हर साइड पर है, हर जगह पर इस तरह का वर्ग है। इस लाइन से भी वर्ग है। ये रहा 4 वर्ग आपको पहले ये वाले मिले थे, फिर 4 वर्ग आपको इस वाली लाइन पर मिले हैं। अब इससे भी अगर अंदर चलें तो आपको कौन से वर्ग मिलेंगे? तो उसके बाद आपको मिलेगा ये वाला वर्ग। और मैं चाहूं तो वैसे इसे तो 5 का सेटअप भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? क्योंकि ये देखिए आप पूरा है एक वर्ग और इस वर्ग के ही 4 हिस्से हैं। ये देखिए आप 4 हिस्से हो रहे हैं इस बड़े वर्ग में। तो 4 तो खुद छोटे हो गए, एक बड़ा हो गया, तो आप कह सकते हैं 5 है। ठीक है ना। अब इसके बाद में इससे भी अंदर चलने पर, इससे भी अंदर चलने पर इससे भी छोटे वर्ग हैं ये वाले।
ये पूरा एक सेटअप मैं आपको दिखाता हूं पहले। और इसके अंदर कैसे हैं छोटे 4-4 वर्ग, ये देखो आप, ये हैं छोटे छोटे। और ये जो एक बड़ा वर्ग है, इसके अगर 4 बराबर भाग हम ऐसे देख पा रहे हैं, इसका मतलब है ये भी 5 का सेटअप है। अब इनसे छोटे कोई वर्ग अंदर है क्या? नहीं। हमने बाहर से स्टार्ट किया, फिर उसके अंदर आए, फिर उसके अंदर आए, फिर लास्ट अंदर आए। अब इससे अंदर कोई वर्ग नहीं है, तो टोटल जो वर्ग इसके अंदर हमें मिले हैं वो 5, 5, 10, 4, 14, 4, 18। टोटल इसमें 18 वर्ग हैं। आंसर इसके अंदर जो हम देंगे वो इसके अंदर देंगे सी वाला। अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें की भूल चूक होती है। जैसे इसमें 18 आ रहे हैं, कितनी आकृतियां हम सामान्यतः गिन सकते हैं? तो मैं तो ये मान के चलता हूं, अगर बिना ट्रिक वाले क्वेश्चंस हैं उनमें 20 तक अगर आंसर आता है तो प्रश्न सामान्य है, थोड़ा गिना जा सकता है। मगर 20 से ऊपर यदि उत्तर आ रहे हो गिनने वाले प्रश्नों में तो वो थोड़े से मुश्किल पड़ते हैं। जैसे मैट्रिक्स वाले जो प्रश्न होते हैं वर्ग के अंदर, उसके अंदर वर्ग कितने भी हो सकते हैं, 30, 40, 50 कितने भी आ सकते हैं। मैट्रिक्स जितनी बड़ी होगी उतने ज्यादा वर्ग होंगे। तो मैट्रिक्स वाले जो क्वेश्चन है वो तो ट्रिक से ही सॉल्व करें, क्योंकि उनमें जब भी अगर मैट्रिक्स दी है तो फिर उसमें जो वर्ग है वो बहुत अधिक होंगे। बाकी अगर सामान्य प्रश्न है तो आपने देखा है किसी में 14 थे, किसी में 9 वर्ग थे, ये इस तरीके से। केवल एक ये वाला प्रश्न ऐसा है जिसके अंदर 18 वर्ग तक भी हमने ढूंढे हैं। तो ये तो है ही कि बेसिक थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस होगी अगर जैसे 8-10 क्वेश्चन आपने इस तरह के निकाले हैं तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा अभ्यास जरूरी है बेसिक तरीके से भी। चलो अब करते हैं इसमें आयत वाले प्रश्नों को। आयत वाले जो प्रश्न है उसमें अगर मैं आपको सबसे पहले टेक्निक के क्वेश्चंस बताऊं अगर, तो आयत वाले प्रश्नों में भी आपके मैट्रिक्स वाले प्रश्न आते हैं। ये रे मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं? जब किसी चौकोर आकृति में हम एक समान खानों के रूप में उस चौकोर खाने को विभाजित करते हैं। जैसे कि ये जो चौकोर आकृति है इसको हमने एक समान खानों के रूप में विभाजित कर दिया, तो ये है मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स आकृति है तो उसमें वर्ग भी ज्यादा मिलते थे और आयत भी ज्यादा ही मिलेंगे। और दोनों के लॉजिक भी सेम ही बताऊंगा मैं आपको, दोनों की जो ट्रिक है वो सेम है। क्योंकि आयत आप अगर सिंगल बेसिक एक एक करके गिनोगे तो टाइम लगेगा। जैसे ये सिंगल आपने गिना तो फिर आपको ये भी गिनना पड़ेगा, आपको ये भी गिनना पड़ेगा। आप नीचे पूरा यहां आकर के भी गिन सकते हैं, इधर की तरफ भी 2 का जोड़ के बना सकते हैं, 4 का जोड़ के आयत बना सकते हैं, 3 का जोड़ के आयत बना सकते हैं, इधर 3 का आयत बना सकते हैं। तो जैसे वर्ग किन्हीं बॉक्स को मिलाकर के, जनरली जैसे 4 बॉक्स को मिलाकर के वर्ग बनता था, वैसे आयत तो 2 बॉक्स को, 3 बॉक्स को, ऊपर की तरफ, मिडिल की तरफ, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी तरह से बॉक्स को मिलाकर के और आयत बन जाते हैं। क्योंकि आयत की परिभाषा क्या है? आयत की परिभाषा है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे कि ये आयत है हमारा, तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये आमने सामने की भुजा बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और हर भुजा पे जो कोण है ना वो 90 डिग्री का हो, तो उसको हम कहते हैं आयत। वर्ग में तो क्या था, चारों भुजाएं बराबर चाहिए थी। आयत में आमने सामने की भुजाएं भी अगर एक जैसी हों तो हम उसे आयत काउंट कर लेते हैं। हालांकि इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, जब आयत गिनने के लिए कहता है तो ये तो गिनते ही अपन, मगर ये भी गिनना पड़ेगा आपको। आप कहोगे सर ये तो वर्ग है। आयत की परिभाषा जब आपने पढ़ ली तो आप ये देख सकते हैं कि आयत की परिभाषा इस पर भी पूरी तरह से लागू हो रही है, क्योंकि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ये देखिए आमने सामने की जो भुजा है बराबर है, हर भुजा पे कोण 90 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल है। तो जो वर्ग है उसमें भी आयत की पूरी परिभाषा लागू होती है। इसलिए जब आयत गिनने के लिए कहे तो उसमें ये तो आप गिनते ही हैं, आप वर्ग भी गिनेंगे। मगर जब वर्ग गिनने के लिए कहा जाता है तो वर्ग ही गिनते हैं। इस तरह से इस आकृति को नहीं गिन सकते जिसमें केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, चारों भुजाएं बराबर नहीं थी। मगर जब आयत गिनने के लिए कहता है तो आप इसे भी गिनेंगे और इसे भी गिनेंगे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब
इन प्रश्नों की टेक्निक पर आते हैं अपन कि मैट्रिक्स आकृति में जब वर्ग गिनते थे तब ऐसे नंबर डाल देते थे हम, मगर आयत गिनने में भी यही करना है। आयत जब आपको गिनने हैं किसी मैट्रिक्स आकृति में तब भी आप यही करेंगे कि जितनी भी पंक्तियां हैं उनको नंबर दे देंगे और जितने भी स्तंभ हैं उनको भी नंबर दे देंगे। अब बस फर्क इतना सा है कि दोनों में रूल अपोजिट है। उसमें पहले गुणा होता था फिर जोड़ते थे, उसमें पहले क्या होता था, गुणा करते थे कि 3 3 9, 2 दूनी 4 और फिर जो गुणनफल आता था उसको जोड़ लेते थे। यहां रिवर्स हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे पहले तो जोड़ होगा फिर गुणा होगा। मतलब ऐसे कि पहले जोड़ ऐसे होगा कि आपको ये जो पंक्तियों में नंबर लिखे हैं आपको इनको जोड़ देना है। 1 + 2 + 3 मतलब 3 और 2 5 और 1 6। इधर आप स्तंभ को जोड़ देंगे, स्तंभ में जो नंबर लिखे हुए हैं इन्हें भी आप जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे 1 + 2 + 3 अगर जोड़ देते हैं तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, यह आपके पास स्तंभ का जोड़ आ गया। अब जो जोड़ आपके पास आए हैं स्तंभ का और पंक्ति का दोनों 6 थे, इन दोनों 6 को आप कर देंगे गुणा और बराबर आपका आंसर हो जाएगा 36। दोबारा समझ लो क्या किया। अगर मैट्रिक्स आकृति में आयत गिनने हैं तो भी टेक्निक यही है कि आपको पंक्ति में जो नंबर है वो लिखने हैं कि कितनी पंक्तियां उतने नंबर, जितने स्तंभ हैं उतने नंबर। और इस बार करना यह है कि पहले तो आपको पंक्तियों का टोटल कर लेना है कि पंक्ति जितने नंबर आपने डाले उनका टोटल कितना है कि 6 आया। स्तंभ में जो नंबर डाले उनका जोड़ क्या आया, और फिर ये जो पंक्ति और स्तंभ के जो जोड़ हैं इनको आपस में क्या कर देना है, गुणा। तो उसमें तो पहले गुणा होता था फिर जोड़ होता था वर्ग में, और आयत में क्या होगा, पहले तो जोड़ होगा पंक्ति और स्तंभ होगा, लास्ट में गुणा होगा। तो वर्ग और आयत की जो टेक्निक है बिल्कुल मिलती जुलती हैं, केवल हल्का सा चेंज है कि नियम जो है अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसके ऊपर का भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। बहुत छोटी मैट्रिक्स है ये, पंक्तियों में नंबर डालेंगे तो 2 डल पाएंगे, स्तंभ में नंबर डालेंगे तो 1 2 3 डल पाएंगे। 3 2 5 और 1 6। इधर पंक्तियों में नंबर डालेंगे तो 1 और 2 3, आपस में इनको कर देना गुणा, 36 18, यह आपका आ गया आंसर। पंक्तियों का टोटल कर लिया था हमने 3 आया था, स्तंभों का टोटल कर लिया था 6 आया था, और जोड़ करने के बाद में इनको आपस में क्या कर दिया, गुणा। तो यह आ गया बराबर आंसर। चलो इसी पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं इसके अंदर, ये वाला। इस क्वेश्चन में ये तो खैर कर लिया था, एक इसका आगे वाला क्वेश्चन, ये 16 नंबर के इस प्रश्न में आपके जो हिस्सा ट्रिक से हल हो सकता है वो है ये, क्योंकि यहां तक तो हैं एक समान खाने, यहां तक खाने कैसे हैं, एक समान हैं। यहां तक एक समान खाने हैं तो हम रूल यही अप्लाई करेंगे कि जितनी भी पंक्तियां हैं इनको नंबर दे देते हैं, स्तंभ को भी नंबर दे देते हैं, 1 और 2 स्तंभ है। पंक्तियों का टोटल करेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10 आएगा, और स्तंभों का टोटल करेंगे तो 2 और 1 3 आएगा। दोनों को गुणा कर दो, 10 को और 3 को, तो कितने मिल चुके अब तक, 30 आयत मिल चुके हैं। 30 के बाद अब इनके साथ में कौन से आयत बनेंगे वो चेक करना है। मगर उत्तर विकल्प देखें कि 30 से ऊपर हो तो वो केवल ए है, तो आंसर तो हमारा डिसाइड हो गया कि 39 ही होगा। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि कई बार आपने जितने निकाले थे मगर ऑप्शन पे जब नजर डालोगे तो उससे आप जो है, चाहे टोटल गिनने में आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, मगर क्योंकि ऑप्शन आपने देखे तो ऑप्शन से आपके हो सकता है कि जो उत्तर है वो सीधे सीधे मैच हो जाए।
कि भाई इतने तो हमने गिन लिया, अब इससे नीचे के उत्तर विकल्प दिए हुए हैं तो वो तो हो नहीं सकता आंसर। ठीक है, अब इसमें फिर भी हम एक बार इसको समझ लें कि 30 आ चुके थे तो 39 कैसे हो सकता है। 39 ऐसे हो सकता है, देखो ये एक तो आप गिनोगे इसके अंदर, मगर यहां तक जोड़ने पे दूसरा बनेगा, फिर यहां तक जोड़ने पे तीसरा बनेगा, ऐसे 3 आपके बनेंगे नीचे भी, एक, ये यहां तक दूसरा, और ये यहां पर तीसरा। कितने मिल गए हमें? 6 मिल गए, 30 के बाद 6। अब आप और इसके अंदर देखो तो ये दोनों को जोड़ने पर ऊपर नीचे ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको ये बनेगा, और एक आपके ये पूरा बनेगा। तो 3 और अगर जुड़ गए तो 30, 6 36, 36 और 3 39, ये आपके हो गया राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इसका उत्तर डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं एक काम करूं इस प्रश्न के अंदर, अगर मैं इस प्रश्न में इस तरह से कर देता हूं कि एक ही लाइन में आपके पास ये एक लाइन में एक मैट्रिक्स दी हुई है सिंगल लाइन की, और इसमें अगर आपको बताने हो कि कुल कितने आयत होंगे, तो आप नंबर जैसे पहले डाल रहे थे वैसे डालो। आप इनको जोड़ करते थे, फिर इधर की तरफ जो आपके पास मैट्रिक्स में स्तंभ वाला हिस्सा था उसको आप जोड़ते थे, फिर गुणा करते थे, उसमें तो वो टेक्निक थी। अगर आपके पास सिंगल लाइन में अगर गिनना हो तो कैसे गिनेंगे? सिंपल, इन्हें आप जोड़ दें, बस वही आपका टोटल आयत आंसर होगा। 4 3 7 2 9 और 1 10, ये आपके पास आंसर हो गया। इस एक ही लाइन में अगर आपको गिनना हो, अब ये लाइन चाहे ऐसे है और चाहे ये लाइन इस तरह से है, आपको नंबर डालने हैं, नंबर डाल के उन सबको जोड़ देना है कि 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। ठीक है, सिंगल लाइन में अगर हो तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि कई बार मैट्रिक्स आकृति आई है, कोई जरूरी तो नहीं है, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन हो कोई जरूरी तो नहीं है, आपके पास इस तरह से कोई आकृति दे दी गई और उसमें हमें आयत गिनने हैं, तो आप ये करोगे, सिंपल इन्हें तो आप गिन ही सकते हो कि जितने भी टुकड़े चौकोर के रूप में दिखाई दे रहे हैं ये सब आयत हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, हर भुजा पे जो कोण है वो 90 डिग्री का है। 5 तो ये हमने गिन लिए, 5 गिनने के बाद में अब किन्हीं टुकड़ों को जोड़ने पे बड़े आयत भी बन रहे होंगे। तो देखो, अगर आप जोड़ेंगे, इनको जोड़ सकते हैं आप, एक बन गया ये, दूसरा ये वाला बन गया आपके, इन दोनों को जोड़ने पे, तीसरा इन तीनों को जोड़ने पे ये वाला बन गया। ठीक है ना, ये वाला टुकड़ा बन गया आयत। उसके बाद एक आपके बन जाएगा ये पूरा, पांचों टुकड़ों को जोड़ने पे 4 इस तरह के आप इन 5 में ऐड कर देंगे तो टोटल आयत आपके कितने हो जाएंगे? 9। इस तरीके से आप प्रश्नों का जो उत्तर है वो निकाल सकते हैं। इसमें एक प्रश्न और इस तरह का ले लेते हैं, ये वाला भी। इसमें भी आप एक तो ये ले लीजिए, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, तो चौथा ये वाला। 4 तो बिल्कुल आसान है, ये स्टूडेंटों को सबसे आसान लगते हैं जो 4 अभी अपन ने गिने हैं। अब टफ काम क्या होता है, जहां पे गलती होती है, गलती होने वाली जगह होती है जहां पे आपको कि 2 टुकड़े 3 टुकड़े इनको मिला करके आपको पहचाना हो कि क्या ये आयत है या वर्ग है कि नहीं है। तो देखो यहां पे कैसे होगा, इन दोनों को जोड़ दो आप, ये जोड़ने पे आपका हो गया 1, इन दोनों को जोड़ दो आप, ये हो गया दूसरा। अगर ऊपर नीचे में इन दोनों को जोड़ दो, तीसरा। ऐसे इन दोनों को ऊपर नीचे में जोड़ दो, चौथा। 4 4 8, क्या कोई छूटा है इसके अंदर?
एक छूटा इसमें, कौन सा छूट गया इसके अंदर? इन सबको मिला करके ये वाला भी खुद एक बड़ा आयत है, तो टोटल 4 4 8 और 1 9 इसके अंदर राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आपके एक प्रश्न जो है ये वाला लेते हैं। आपको ध्यान हो, वो एक प्रश्न में बताया था कि एक सीधी लाइन में अगर इस तरीके से आपके कुछ विभाजन है और उसमें अगर आपको टोटल आयत गिनने हो, तो हमने क्या सीखा था उसके अंदर कि अगर हमें इस लाइन के अंदर आयत अगर गिनने हो तो हम आसानी से गिन सकते हैं, 4 3 7 2 9 और 1 10 गिन लेंगे। ठीक है, अब हम अगर यहां वाले गिने अगर, तो आप कहोगे सर ये भी बड़ा सिंपल है, इस तरीके से डाल लेते हैं और 2 और 1 3 कर लेते हैं। इधर 3 कैसे होते हैं वैसे? ये 1 2 और तीसरा होता है इनको मिला करके ऐसे वाला, ऐसे ही 1 2 और 2 अगर हमने इसमें डाला अगर लगातार लाइनों में, तो ये भी 3 है। मगर जल्दबाजी में आप 10 प्लस 3 अगर ये कर देते हैं तो उत्तर गलत जाएगा आपका। 10 3 13 3 16 हुआ ये, जबकि 16 नहीं 18 है इसमें। कौन सा छूट गया गिनने में? ये वाला एक आपके छूट रहा है। अगर आपने सीधी सीधी पंक्तियों में अगर ऐसे गिना था तो कोई ऐसा भी हो सकता है इन दोनों को बना के ऐसा आयत बन रहा हो। तो एक तो आपके इसके अंदर जो छूटा है वो छूटा है ये वाला, और एक जो आपके छूटा है वो छूटा है ये वाला। तो ये दो भी अगर आप ऐड कर देते हैं तो सही आंसर 16 और 2 आपको मिल जाएगा 18। बाकी बेसिक तरीके से भी आप प्रैक्टिस करके इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे बेसिक में मैं आपको बताऊं, पहले तो जितने भी खाने हैं इन सबको आप आयत के रूप में काउंट कर सकते हैं 8 कि 8 तो ये हैं ही हैं। 8 के बाद में फिर आप इसमें ले सकते हैं 2-2 खानों को जोड़ने पे, कि इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को ऐसे 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए। ठीक है ना, 2-2 खाने को जोड़ने पे। अब 3-3 खानों को जोड़ने पे लेते हैं। 3-3 खानों को लें तो जैसे इन तीनों को जोड़ दिया आपने, फिर इन तीनों को ले लिया 2, फिर इन तीनों को ले लिया 3, फिर इन तीनों को ले लिया 4। 8 5 13, 13 4 17, 17 के बाद अब आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है इन चारों को जोड़ने पे। ये जो 4 खाने हैं ये अभी तक काउंटेड नहीं था, इस तरह से टोटल आपके हो गए 18। मगर मेरे हिसाब से जो टेक्निक आपको पसंद आई होगी वो टेक्निक ये होगी इसके अंदर कि जब एक ही लाइन में आपके पास यहां पर दिए गए हैं तो इन्हें आप नंबर दें, और नंबर को घटते हुए क्रम में कि 4 3 7 2 9 और 1 10 के रूप में आप इसे इस तरह से गिन लें। इस तरह से जब आप गिनते हो तो बस थोड़ा सा इधर ये इस तरह के लेफ्ट और राइट को मिला के कोई आयत बनते हैं तो उनका आप थोड़ा ध्यान रखें। ऐसा एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के पेपर में 2020 वाले पेपर में आया था। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मार्च 2020 के पेपर में, वो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए। ये क्वेश्चन था वो, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? एग्जाम एसएससी सीजीएल। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे बताइए। आप चाहें तो इस प्रश्न को ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो बेसिक से भी, मगर मेरे हिसाब से बेसिक से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत टाइमिंग कंज्यूम हो सकता है आपका, या राइट आंसर तक आप नहीं पहुंचे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा आयत आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि एक लाइन में जब इतने सारे खाने हैं तो उसमें आपको जो आयत हैं वो हमेशा ज्यादा मिलते हैं, चाहे आयत हो या वर्ग हो। अगर एक मैट्रिक्स आकृति है, लगातार लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, तो फिर वर्ग या आयत बहुत ज्यादा होते हैं। चलो तो देखते हैं आपका आंसर इसमें क्या आता है। देखें,
बसंत इसमें आंसर बता रहे हैं 35, प्रेमचंद भी 35 बता रहे हैं, सुनील कुमार 35 बता रहे हैं, प्रिंस भी 35 बता रहे हैं, ऋषिकेश भी 35 बता रहे हैं, धर्म सिंह भी 35 बता रहे हैं, यानी कि एक पत होकर के आपके आंसर आ रहे हैं 35। धनपाल का आंसर भी 35 है, अशोक का भी 35 है आंसर। चलो, तो बहुत तेजी से आप लोगों ने आंसर दिए हैं और सभी का जो आंसर है वो एक मत होकर के यहां पर 35 मुझे दिखाई दे रहा है। चलो, तो फिर इसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। इसके बाद पूनम का आंसर है वो भी 35 ही है। चलो, सबका एक मत होकर के आंसर है 35 और वो भी बहुत तेजी से आपका आंसर आया कि मैंने यहाँ पे प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाया और उतनी तेजी से आपने इसका आंसर भी दिया। हालांकि एक आंसर मुझे अलग मिला है, गजानंद इसका आंसर दे रहे हैं 39। चलो देखते हैं, यहां पर अगर हम सबसे पहले तो इधर की पंक्तियों का अगर टोटल बता दें तो इधर का जो टोटल लगाएंगे वही इधर का भी होगा। तो काउंटिंग अगर हम इसमें इस हिस्से की कर लें पहले, तो यहां की काउंटिंग 3, 2, 5 और 1 6 हो जाएगी आपकी, और 6 इधर होगी तो 6 इसकी भी होगी। ये आपके इधर का हिस्सा मैंने गिन दिया, दोनों में 6 हो गए ट्रिक से। अब हम लेते हैं इसके अंदर इस वाले हिस्से को। इसके अंदर अगर हम नंबर डालते हैं तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सबको अगर जोड़ दें अपन तो 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20 और 1, 21। 21 आ चुका है, 6 और 6 12 ये हो चुका है। टोटल 2 और 1 3, इधर 2 और 1 3, 33 तो हमें मिल चुके हैं। 21 और 12 33। मगर जो हमें नहीं भूलने हैं वो है कि इस लाइन में इस तरह का, ये भी आपके आयत है लेफ्ट और राइट के बॉक्सेस को मिलाने पर, और जैसे एक यहां मिल रहा है वैसे ही एक आपको मिल रहा है इस जगह पर भी। लेफ्ट राइट जोड़ने पे केवल ये 2 ही मिल रहे हैं, तो 33 में लास्ट में ये 2 जोड़ेंगे तो 33 में ये 2 जोड़ करके इसका सही आंसर कितना मिल जाएगा? 35। बिल्कुल सही आंसर दिया है, सबने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है 35। मगर मैं आपको बताता हूं कि अगर ये इस तरीके से हम जोड़ करके 21 डायरेक्ट नहीं निकाल लेते और 12 नहीं निकाल लेते, अगर आप इसे एक एक करके गिनते तो यही पॉइंट काफी टफ भी कहला था। आकृति गिनना चैप्टर इतना आसान नहीं है, ये चैप्टर मुश्किल चैप्टर है। मगर आपको यदि जिन आकृतियों में संख्या काफी अधिक निकलती हो, अधिक मैं किसको मानता हूं? जिसमें 20 से अधिक मिले, जैसे अभी 35 है, ज्यादा है ये। जिनमें भी अगर 20 से अधिक आकृतियां, चाहे वर्ग मिले, आयत मिले या त्रिभुज मिले, वो सब प्रश्न टफ होते हैं। और उन सब प्रश्नों में ये भी मैं आपको बता दूं टेक्निक लगती है उन सब में। बस वो टेक्निक हमें पता होनी चाहिए कि अगर मैट्रिक्स आकृतियां हैं, एक लाइन में लगातार खाने हैं, तो उनकी टेक्निक क्या है, जैसे अभी अपन ने टेक्निक पढ़ी। क्योंकि अगर लाइनें लगातार नहीं होगी ना, अगर मैट्रिक्स ना हो, तो फिर उन प्रश्नों में वर्ग आयत 9 से लेकर के 15 तक मिलते हैं। या आपने कुछ उदाहरणों में जो भी मैंने बताए हैं किताब से, उसमें आपने देखा होगा और आगे भी अभ्यास में देखिएगा। केवल मैट्रिक्स आकृति होने पर या लगातार खाने होने पर ही बहुत अधिक वर्ग या आयत मिलते हैं, अदरवाइज कभी नहीं मिलते हैं। तो अधिक कम मिलते हैं, उसकी अगर टेक्निक अपने को पता है तो फिर कम वाले तो हम गिन ही सकते थे, अधिक वालों को भी हम गिन लेंगे। तो जो चैप्टर है या इस तरह के प्रश्न है वो हल करना हमारे लिए आसान होगा। तो आज तो हमने वर्ग और आयत गिनने वाले प्रश्नों को समझा अच्छी तरह। अगली जो क्लास है, सोमवार की जो क्लास है, उसमें हम समझेंगे त्रिभुज गिनने के बारे में। तो आज करते हैं इतना ही।